दूसरे जमाने की जो खूबसूरत अभिनेत्री हैं वहीदा रहमान, उनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। देश ही नहीं दुनिया के श्रेष्ठ कलाकार पहुंचे इफ्फी 2023 के मंच पर। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया संबोधित। उत्तर प्रदेश को बताया निवेश के लिए पसंदीदा जगह। कहा देश में अब भ्रष्टाचार की नहीं कोई जगह। गुजरात दौरे पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से किया संवाद। कई और कार्यक्रमों में होंगे शामिल। नवरंगपुरा में गुजरात साहित्य महोत्सव का भी करेंगे उद्घाटन। बिहार में अपराधी बेकाबू। सीवान में एआईएमआईएम नेता की हत्या। बीजेपी ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा फिर से जंगल राज की स्थापना। WFI पर खेल मंत्रालय का बड़ा फैसला। भारतीय कुश्ती संघ की गतिविधियां अगले आदेश तक निलंबित। मुंबई टेस्ट मैच में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का शानदार प्रदर्शन। ऑस्ट्रेलियाई टीम को 8 विकेट से दी मात। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। ग्रेटर नोएडा स्थित गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय का आज दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया। इस दौरान 7,914 छात्रों को उपलब्धियां भी प्रदान की गईं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगी आदित्यनाथ ने समारोह की अध्यक्षता की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि पहले देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, लेकिन आज देश में भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है। You are walking into an ecosystem now, जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला नहीं है। एक जमाना था पावर कॉरिडोर्स वर इन्फेस्टेड विथ पावर ब्रोकर्स। बिना करप्शन को सलाम किए हुए कोई काम होता नहीं था। और आज क्या है, चाणक्य की नीति को अपनाकर झट से उनको नष्ट कर दिया। और वहीं उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज से 10 साल पहले हमारी अर्थव्यवस्था चिंता का विषय थी, वहीं आज हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। आने वाले समय में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। हमारी इकोनॉमी आज से 10 साल पहले विश्व के लिए चिंता का विषय थी। नाउ वी आर द 5th लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी। ये आपके लिए फायदे की बात है। जिन्होंने सदियों तक हम पर राज किया वो हमारे पीछे है। यूके, फ्रांस को भी हमने पीछे छोड़ा है। By turn of this decade, by 2030, we would have left behind Japan and Germany also. और हम विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनेंगे। और वहीं इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय सांख्यिकी सेवा ISS 2023 बैच के प्रोबेशनर्स अधिकारियों के साथ बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बातचीत, संवाद, झगड़ा नहीं करना और सहयोग करना हमारी संस्कृति है और ये सबका देश है, सबका विकास एक साथ होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फिर से पत्र लिखा है। उन्होंने संसद में व्यवधान और विपक्षी सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर बातचीत के लिए उन्हें अपने आवास पर क्रिसमस के दिन आमंत्रित किया है। अपने पत्र में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लिखा कि रणनीति बनाकर व्यवधान और अशांति फैलाना लोकतंत्र के मंदिर को अपवित्र करने से कम नहीं है। सदन के अंदर भी विचार विमर्श के लिए मेरे हर आग्रह को अपने सिरे से
नकार दिया। सदन में मुझे इस पीड़ा को भी वहन करना पड़ा। अगर विचार करें तो आप स्वयं स्वीकार करेंगे कि नेता प्रतिपक्ष द्वारा इस प्रकार सभापति के साथ बातचीत और संवाद का तिरस्कार करना, सदन के अंदर भी ऐसे हर अनुरोध को नकार देना, ऐसा होना तो न सिर्फ अभूतपूर्व है बल्कि उस स्थापित संसदीय परिपाटी के भी विरुद्ध है जिसमें आप जैसा वरिष्ठ सांसद निष्णात और निपुण है। उपराष्ट्रपति ने आगे कहा कि व्यवधान इरादतन था और रणनीति के तहत था। इस प्रकरण में मुख्य विपक्षी दल की पूर्व नियोजित भूमिका की ओर इंगित करके मैं आपको लज्जित नहीं करना चाहता, लेकिन जब कभी भी मुझे आपसे बातचीत करने का अवसर लाभ मिलेगा मैं आपसे वो साझा अवश्य करूंगा। आपको याद ही होगा कि मैंने पहले भी आपके साथ अपने कक्ष में वे संवेदनशील तथ्य साझा किए थे जब आपके दल की एक सदस्य सदन की कार्रवाई की वीडियोग्राफी करते पाई गई थी। और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में आयोजित स्नेह मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों और उनके परिजनों को शॉल पहनाकर और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित भी किया। और इसके अलावा गृह मंत्री पानसर तालाब का लोकार्पण और विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं उद्घाटन करेंगे। अमित शाह विशाल एकता सम्मेलन में भाग लेंगे और सरदार पटेल जी की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री गांधीनगर जन महोत्सव द्वारा आयोजित सांसद खेल प्रतियोगिता का भी शुभारंभ करेंगे। अमित शाह नवरंगपुरा में गुजरात साहित्य महोत्सव का भी उद्घाटन करेंगे। भारतीय नौसेना अरब सागर में इजरायली जहाज पर बीते दिन हुए ड्रोन अटैक की जांच कर रही है। इसके लिए युद्धपोत INS मोरमुगाओ भारत आने वाले व्यापारिक जहाज MV केम प्लूटो पहुंचा। इसी जहाज पर ड्रोन हमला हुआ था जिसे ईरान की ओर से किया गया माना जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक भारतीय नौसेना ने इस बात की जांच शुरू कर दी है कि जहाज पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया गया ड्रोन लंबी दूरी से लॉन्च किया गया था या पास के किसी जहाज से किया गया। भारतीय नौसेना के अधिकारी ने कहा कि गैबन के ध्वज वाले जहाज MV साईबाबा को लाल सागर में ड्रोन हमले का सामना करना पड़ा है। इसमें चालक दल के 25 भारतीय सदस्य सवार थे जो सुरक्षित हैं। ये भारतीय ध्वज वाला जहाज नहीं है। उधर अमेरिका ने कहा है कि ये 2021 के बाद से वाणिज्यिक शिपिंग पर यह 7वां ईरानी हमला था। 25 भारतीय और एक वियतनामी चालक दल के सदस्य के साथ चल रहे MV केम प्लूटो जहाज पर शनिवार को एक संदिग्ध ड्रोन द्वारा हमला किए जाने के बाद आग लग गई। ICG ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि इस जहाज को बाद में भारतीय तटरक्षक द्वारा सुरक्षित कर लिया गया। इस बीच भारतीय तटरक्षक जहाज ICGS विक्रम आज सुबह अरब सागर में व्यापारी जहाज MV केम प्लूटो को मुंबई की ओर ले जा रहा है। कल ड्रोन की चपेट में आए व्यापारी जहाज ने ICGS विक्रम द्वारा एस्कॉर्ट किए जाने का अनुरोध किया था। और बिहार के सीवान में बेखौफ बदमाशों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। सीवान जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में बदमाशों ने ऑल इंडिया मुजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता आरिफ जमाल की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक आरिफ जमाल अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। इसी दौरान एक बाइक सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। गोली लगने के बाद गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और बिहार के सीवान में AIMIM नेता आरिफ जमाल की हत्या के बाद बीजेपी लगातार बिहार सरकार पर हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा है कि बिहार में अपराधियों की बहार है। बिहार में फिर से जंगल राज की स्थापना हो चुकी है। बिहार में अपराधियों का बहार है और तेजस्वी और लालू जी की सरकार है और नीतीश कुमार है। सीवान में AIM के नेता आरिफ जमाल को गोली मार करके हत्या कर दिया गया। वो सीवान में AIM के वो जिला अध्यक्ष थे। तो अब इस आपराधिक गठजोड़ में, इस आपराधिक की जंगल राज की सरकार में जिसके उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव हैं
और जिसके नेता श्री लालू यादव हैं, जंगल राज की स्थापना बिहार में हो चुकी है और अब भगवान ही बचाएंगे इस जंगल राज से। या तो ईश्वर बचाएंगे या भाजपा बचाएगी। और जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी मोहम्मद शफी का अंतिम संस्कार कर दिया गया है और जिनकी आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जानकारी के अनुसार रिटायर्ड पुलिस अधिकारी पर मस्जिद में अजान के दौरान आतंकवादियों ने हमला किया था। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी पीएफआई में अलग अलग ओहदों पर थे, जो विदेश से हवाला के जरिए आए करोड़ों रुपए का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में कर रहे थे। ईडी के अनुसार गिरफ्तार किए गए प्रमुख सदस्यों में पीएफआई के संस्थापक सदस्यों में से एक एएस इस्माइल, संगठन की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष मोहम्मद शाफिक, 2020 तक राष्ट्रीय सचिव रहे अनीस अहमद, संगठन को जब प्रतिबंधित किया गया उस वक्त राष्ट्रीय सचिव रहे अफसर पाशा और संगठन के मौजूदा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष EM अब्दुल रहमान शामिल हैं। दरअसल साल 2018 में 2 मई को दर्ज की गई ECIR में गिरफ्तार सभी 5 आरोपियों से ईडी ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में हाल ही में 19 दिसंबर को पूछताछ की थी। आयकर विभाग ने ITR 1 और ITR 4 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म ITR 1 और ITR 4 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। पिछले साल आयकर विभाग ने बजट 2023 के बाद ITR फॉर्म की नोटिफिकेशन जारी की थी। इस साल 3 महीने पहले ही इन्हें लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दी है। देश में वित्त वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त होता है। और आइए चलिए जानते हैं ITR 1 किनके लिए होता है। 50 लाख रुपए तक सालाना कमाई वाले नागरिक ITR भर सकते हैं। ये कमाई किसी भी सोर्स जैसे सैलरी, पेंशन या अन्य तरीके से हो सकती है। इसके साथ ही 5,000 रुपए तक की कृषि आय भी इसमें शामिल रहती है। ITR 1 किनके लिए नहीं है? ऐसे नागरिक जो किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, अनलिस्टेड कंपनी के निवेशक, कैपिटल गेन से कमाई और एक से ज्यादा घर या प्रॉपर्टी से इनकम या बिजनेस करने वाले नागरिक इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम चुनने का मिलेगा मौका। वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए ITR भरते वक्त नागरिकों को ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट करने का भी मौका मिलेगा। ऑनलाइन ITR भरते हुए उन्हें ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट करना होगा। इसके साथ ही उन्हें न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा। बजट 2023 में न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट कर दिया गया। अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन ITR भरते ओल्ड टैक्स रिजीम को सेलेक्ट नहीं करता तो ये न्यू टैक्स रिजीम के तहत ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स कैलकुलेट कर लेता है। न्यू टैक्स रिजीम में HRA और LTA टैक्स एग्जेम्पशन, सेक्शन 80C और 80D जैसी सामान्य छूट का लाभ नहीं मिलता है। नई टैक्स रिजीम में करदाताओं को वेतन में से 50,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन जरूर मिलेगी। नई व्यवस्था के तहत करदाता 80 CCD 2 के तहत भी टैक्स डिडक्शन का लाभ ले सकते हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ हरिद्वार के कनखल स्थित श्री हरिहर आश्रम में दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री अवधेशानंद जी के जूना खाड़ा आचार्य पीठ की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री दत्त जयंती के रूप में आयोजित किया गया है। देश को चलाने वाले तंत्र के जो लोग हैं वो
प्रजा के पालन की बुद्धि रखकर उस तंत्र में रहे, प्रजा को रूल करने की बुद्धि से न रहे। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा पार्लियामेंट में आने के पहले दिन कि मैं प्रधान सेवक हूं, इस वृत्ति से लोग सत्ता में प्रशासन में रहे। स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ता न्याय्येन मार्गेण, और न्याय के मार्ग से। और कोलकाता का ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड आज विश्व रिकॉर्ड रचने को तैयार है। यहां 1 लाख से अधिक लोग साथ मिलकर गीता पाठ करने वाले हैं। अब तक 1,30,000 लोग गीता पाठ करने के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। इससे पहले कभी इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने एक साथ गीता पाठ नहीं किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में लिखा कि सनातन संस्कृति संसद, मतीलाल भारत तीर्थ सेवा मिशन आश्रम और अखिल भारतीय संस्कृत परिषद द्वारा संयुक्त रूप से कोलकाता के परेड ग्राउंड में आयोजित लोखो कंठे गीता पाठ के बारे में जानकर प्रसन्नता हुई। 1 लाख लोगों द्वारा गीता का पाठ करने का लक्ष्य वास्तव में प्रशंसनीय है। श्रीमद् भगवद गीता एक व्यवहारिक मार्गदर्शक है जो अपार ज्ञान प्रदान करती है और एक सार्थक जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। ये जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए एक पुस्तक के रूप में भी कार्य करती है। गीता द्वारा प्रस्तावित मार्गों का बहुलवाद भारतीय विचार और संस्कृति के लिए सर्वोत्कृष्ट है। 2047 तक का समय सामूहिक प्रयासों से मजबूत, विकसित और समावेशी भारत के निर्माण के सपने को पूरा करने का अवसर है। लोखो कंठे गीता पथ सभी के लिए शांति और कल्याण लाए। इस प्रयास की सफलता के लिए सभी आयोजकों को शुभकामनाएं। और देश में बीते 24 घंटे में कोविड के 656 मामले सामने आए हैं। देश में कोविड के कुल सक्रिय मामले 3,700 से ज्यादा हैं। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा में कोविड के ज्यादा मामले आ रहे हैं। कोविड से बचने के लिए भीड़-भाड़ में जाने से बचें, मास्क पहनें, अपने हाथ को धोते रहें। और भारतीय खेल मंत्रालय ने नवनिर्वाचित भारतीय कुश्ती संघ की गतिविधियों को निलंबित कर दिया है। हाल ही में कुश्ती महासंघ का चुनाव हुआ था जिसमें संजय सिंह को अध्यक्ष चुना गया था। और आइए आपको बताते हैं कि WFI की गतिविधियां निलंबित करने के कारण क्या है। अंडर 15 और अंडर 20 के राष्ट्रीय मुकाबलों के आयोजन की घोषणा जल्दबाजी में की गई। इसके लिए पहलवानों को समय रहते सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। WFI के संविधान के प्रावधानों का भी पालन नहीं किया गया। WFI के नवनिर्वाचित कार्यकारी निकाय द्वारा लिए गए निर्णय स्थापित कानूनी और प्रक्रियात्मक मानदंडों के प्रति घोर उपेक्षा दर्शाते हैं। ये WFI के संवैधानिक प्रावधानों और राष्ट्रीय खेल विकास संहिता दोनों का उल्लंघन करते हैं, सुशासन के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ है और पारदर्शिता और उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। निष्पक्ष खेल, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए शासन मानदंडों का पालन महत्वपूर्ण है। एथलीटों, हितधारकों और जनता के बीच विश्वास बनाना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुश्ती के लिए अंतर्राष्ट्रीय निकाय UWW ने भी अभी तक WFI के निलंबन खत्म करने की आधिकारिक सूचना जारी नहीं की है। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने मुंबई टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हरा दिया। मुंबई के वानखेड़े में खेले गए एकमात्र टेस्ट के चौथे दिन भारत ने 75 रन के लक्ष्य को 2 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। ये पहला मौका है जब भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट क्रिकेट में हराया है। और वहीं इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 261 रन बनाए। भारत की तरफ से स्नेह राणा ने 4 विकेट लिए, वहीं राजेश्वरी गायकवाड़ और हरमनप्रीत कौर ने 2-2 विकेट लेने में सफलता पाई। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण उत्तर भारत के राज्यों में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि मैदानी इलाकों में कोहरे से 3-4 दिनों तक राहत नहीं मिलेगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फ गिरने और पंजाब और हरियाणा में दूर दराज के स्थानों पर मध्यम बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा है कि तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माही और लक्षद्वीप के अगले 4 दिनों तक हल्की से लेकर मध्यम बारिश जारी रह सकती है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और उड़ीसा में तथा हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं, जबकि पंजाब के कुछ भागों में अगले 4 दिनों तक बहुत घने कोहरे की स्थिति रह सकती है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में कल तक के न्यूनतम तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी का अनुमान है और पूर्वी भारत का न्यूनतम तापमान अगले 2 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। रोहतांग के अटल सुरंग क्षेत्र के पास हुई ताज़ा बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। और पश्चिम बंगाल में ठंड का प्रकोप जारी है। कोलकाता में घने कोहरे के कारण नेताजी सुभाष चंद्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर परिचालन बाधित हुआ है। कम दृश्यता के कारण एयरपोर्ट से विमानों का परिचालन प्रभावित हुआ है, जिसके चलते कई फ्लाइट्स आने जाने में देरी हो रही है। लेफ्टिनेंट जनरल जॉनसन पी मैथ्यू ने दिल्ली में JSW कार रैली को झंडी दिखाई। ये कार रैली देहरादून से पुणे तक जा रही है। ये रैली ऑपरेशन बदली को एक श्रद्धांजलि के रूप में है और 16 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। इस मौके पर राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी के कमांडेंट वाइस एडमिरल अजय कोचर ने कहा कि ये कार रैली NDA की स्थापना का जश्न मना रही है। 70 साल पहले ये जो जॉइंट सर्विसेज विंग था, इसको क्लेमेंट टाउन देहरादून से खड़कवासला पुणे में शिफ्ट किया गया और जो ये कार रैली हम आज यहाँ देख रहे हैं, ये NDA की स्थापना को एक किस्म से सेलिब्रेट कर रही है और कमेमोरेट कर रही है। और जैसा आप जानते हैं 16 जनवरी 2024 को NDA अपने 75 वर्ष पूरे करेगा और इसको मनाने के लिए 16 जनवरी 2023 से हमने एक ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशंस का आयोजन किया है, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम रखे हैं और मेन मकसद है कि हम अपने भारतीय नागरिकों और ख़ास करके यूथ को ये मैसेज पहुंचाएं अबाउट NDA, ताकि उनको मोटिवेट करें। और आइए अब बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के हितग्राही भी अपनी कहानी अपनी जुबानी बता रहे हैं। इंदौर के दंपति दिलीप और शिल्पा गौरे ने स्वनिधि योजना का लाभ लेकर अपने छोटे से व्यापार को कैसे आगे बढ़ाया, आइए उन्हीं की जुबानी उन्हीं की कहानी सुनते हैं। जब लॉकडाउन लगा था तो मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी, तो मुझे इस योजना के बारे में जानकारी मिली तो मैंने इसका फॉर्म भर के फिर मुझे बैंक द्वारा यह लोन दिया गया। पहले 10,000 का लोन दिया गया, उसे मैंने समय पर चुकाने के बाद मुझे 20,000 का लोन मिला। फिर मैंने अपनी पत्नी को भी इस योजना के बारे में बताया तो उन्होंने बोला कि मुझे भी इसका लाभ लेना है, तो मैंने उसके नाम पे भी लोन लिया और अपना काम चालू कर दी। मुझे पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए फिर मैं कार्यालय में गई, वहाँ पे फॉर्म भरा। नगर निगम में मेरे को भेजा गया तो फिर मैंने फॉर्म भरा तो मेरे को पहले 10,000 का लोन मिला। फिर वो चुकाने के बाद मुझे बैंक से फ़ोन आया कि मैडम आपको 20,000 का लोन आप लेना चाहते हो क्या? तो मैंने हाँ बोला, तो मेरे को 20,000 का भी लोन मिल गया। फिर वो चुकाने के बाद मेरे को 50,000 का लोन मिला।
तो फिर लोन मिलने के बाद मेरा काम अच्छा चलने लगा। और देवास की वंदना मालवीय पहले चूल्हे पर खाना बनाती थी। खाना बनाते वक्त घर में धुआं ही धुआं होता था, जिससे उनको सांस लेने में परेशानियां होती थी, बल्कि खाना बनाने में भी वक्त लगता था। वंदना को उज्ज्वला योजना के बारे में पता चला। वंदना ने योजना के अंतर्गत अपना पंजीयन करवाया और गैस का कनेक्शन उनको मिल गया। आज उनका खाना बनाने में न सिर्फ वक्त बचता है, बल्कि धुएं से भी मुक्ति मिली है। अभी जब से गैस कनेक्शन मिला है कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाना भी सही साइड बनता है, टंकी भी हमको सही साइड मिल जाती है, सोलर के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती खाना बनाने में। पे खाना बनाने में चूल्हा जलता नहीं था, घर में बहुत धुआं होता था, बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। और अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी गैस चालू करो, 10-15 मिनट में खाना बन जाता है। पहले 1-1 2-2 घंटे लगते थे खाना बनाने में, अब नहीं लगता, टाइम से हो जाता है सब काम। इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद। अब नहीं होते बर्तन खराब, पहले बहुत काले बर्तन होते थे, उनको मायने में हाथ खराब हो जाते थे, अब नहीं होते। हाँ, समय भी कम लगता है और खाना भी जल्दी बन जाता है, बर्तन भी जल्दी साफ हो जाते हैं। घर में उसी की वजह से जो गंदगी होती थी वो भी नहीं होती है। बहुत अच्छी है, मेरे लिए तो बहुत अच्छी है और सबके लिए ये जिनको मिला है उनके लिए भी सबके लिए अच्छी है। और आइए अब बात करते हैं काशी तमिल संगमम की। काशी तमिल संगमम कार्यक्रम हमारी संस्कृति और भारतीयों के बीच गहरे तक जुड़े संबंधों का जश्न मनाता है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को आगे बढ़ाता है, जिसकी पहचान आध्यात्मिक विश्वासों में भी निहित है। काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण में साहित्य, प्राचीन ग्रंथ, दर्शन, अध्यात्म, संगीत, नृत्य, नाटक, योग और आयुर्वेद पर व्याख्यान भी होंगे। इसके अतिरिक्त नवाचार, व्यापार, ज्ञान विनिमय, शिक्षा, तकनीक और अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी पर संगोष्ठी कराने की योजना बनाई गई है। काशी तमिल संगमम के तहत वाराणसी के दौरे पर पहुंचे तमिलनाडु के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य काशी की संस्कृति से रूबरू हुए। प्रतिनिधिमंडल ने हनुमान घाट का दौरा किया और आचार्यों से वाराणसी के विभिन्न घाटों के इतिहास और संस्कृति की जानकारी ली। प्रतिनिधियों ने घाट पर स्थित प्राचीन मंदिरों का भी दौरा किया। समूह के सदस्यों ने हनुमान घाट स्थित तमिल महाकवि सुब्रमण्यम भारती के आवास जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कांची मठ का भी दौरा कर मठ के इतिहास के बारे में जानकारी हासिल की। I'm from Kashi, Krishna's temple darshan is good darshan for Kashi Tamil Sangam. Jai Bharat, Vande Bharat. Best experience in my life. Nobody can see other persons are like this. But I am, God gives my opportunity with our national pride leader Modi ji. Namaste. काशी तमिल संगमम कार्यक्रम के तहत तमिलनाडु से आए प्रतिनिधिमंडल के एक समूह ने प्रयागराज पर संगम क्षेत्र में वीआईपी घाट का दौरा किया। यहां पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य काफी खुश नजर आए और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। हम चेन्नई से आए हैं और यहाँ हमारा वीआईपी जैसे स्वागत किया जा रहा है, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। हम बहुत खुश हैं। जब हम वापस लौटेंगे तो हम लोगों को मोदी जी के द्वारा हमारे लिए किए गए काम और काशी की महानता के बारे में बताएंगे। इस भव्य स्वागत कार्यक्रम को आयोजित करने वाले आयोजकों को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है। वहीं काशी तमिल संगमम के तहत चेन्नई से काशी की यात्रा पर 5वीं ट्रेन चेन्नई के एमजी रामाचंद्रन सेंट्रल स्टेशन से रवाना हुई। ट्रेन में किसान, कला, संस्कृति से जुड़े 216 प्रतिनिधि काशी आ रहे हैं। चेन्नई में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉल्फिन श्रीधर और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों ने ट्रेन को रवाना किया। काशी तमिल संगमम का उद्देश्य उत्तर भारत और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को नजदीक लाना है, देश की साझा विरासत की समझ विकसित करना और इन क्षेत्रों के लोगों के बीच संबंध को और मजबूत करना आयोजन का मकसद है। काशी तमिल संगमम उत्तर और दक्षिण भारत के बीच ऐतिहासिक एवं सभ्यता संबंधी कई पहलुओं से जुड़ा है। काशी और तमिलनाडु
प्राचीन भारत में संस्कृति और शिक्षा के दो महत्वपूर्ण केंद्र थे। ऐसे में काशी तमिल संगमम का लक्ष्य साझा विरासत की समझ का निर्माण और इन दोनों क्षेत्रों के लोगों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करते हुए ज्ञान और संस्कृति की इन दो परंपराओं को एक साथ लाना है। दो संस्कृतियों के बीच प्राचीन बौद्धिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और व्यावसायिक संबंधों के बारे में फिर से जानकारी प्राप्त करना और इन्हें सशक्त बनाना भी आयोजन का प्रमुख लक्ष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।